हेलो गाइस। आज से हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जनवरी में। और हम तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करें। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे इस ईयर के, मतलब सॉरी, जो हमारे जनवरी में होने वाले हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम्स। तो उसमें हमें कुछ ना कुछ देखने को, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो हम चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 2020 के में आए हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में आया हुआ था, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, पिता का यह कथन है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है कि उन्होंने कहा कि ये इसमें दिखा रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती है, जो उनके पापा ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि रोहन के पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, और चौथा है लैंगिक समानता को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है, मतलब यहाँ का आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखाता है। ठीक है ना, जैसे उनके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यहाँ पे लैंगिक लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, मतलब कि वो उनका उनका कहने का मतलब ये है कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप माइंड को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, कम तो बिल्कुल नहीं करता है, और समानता को तो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करें, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव से घर ही शुरू। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जा रहा बात। क्या कह रहा है कि जो लैंगिक भेदभाव जो होती है घर से ही शुरू होता है। कैसे एक बच्चे को संबोधित किया जाता है, कैसे व्यवहार उसके साथ किया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, रूढ़िवादिता हमारे परिवार और समाज की ही देन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ही लोग से स्टार्ट होती है, हमारी ही सोसाइटी से स्टार्ट होती है, जो हम लोग भेदभाव करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है, अध्यापक को पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, और चौथा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर भी अंक आधारित चीज़ें हैं उनको तो पहले गलत काट दो। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जैसा कोई बात नहीं, मतलब अगर प्रगतिशील कक्षा है तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की बात, मतलब प्रतिस्पर्धा जहाँ पर आए, कंपटीशन वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ठीक है, और जहाँ तक कि अध्यापक को पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर हमारा हो जाएगा कि एक मिनट, ये तीसरा हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। जहाँ पर भी आप सीखने के लिए इन्वायरमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और उनको मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है जहाँ पर वो खुद से सीख रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिलजुल के बात कर रहे हैं, और चीज़ें जान रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज मिल रही है उनको। तो वहीं पे वो आंसर एक प्रगतिशील कक्षा के लिए वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए यही बात कह रहा है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सबसे अच्छा आंसर हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या
एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की ज्ञान शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील कक्षा में रुचि और प्रयास दो तत्व को विशेष महत्वपूर्ण दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रगतिशील कक्षा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको मतलब यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस एक तो है रुचि और प्रयास। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा है अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार या फिर निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। चौथा है अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन होगी। ठीक है, तो इनमें में से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक गतिविधि के दौरान क्या है कि जो छात्रों को संघर्ष करते हुए अध्यापिका ने क्या कहा, अध्यापिका बच्चों को संकेत या इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने के लिए फैसला करती है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था, वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। ठीक है ना, और उन्होंने वहाँ पे स्कैप होल्डिंग की बात की थी, यानी पाड़ यानी आधारभूत संरचना की बात की थी। तो यहाँ पर वो यही मतलब कि यहाँ पर उसको यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा कि अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। वाइगोत्स्की रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। किसी कार्य को करने के लिए बालक को सहायता, वही चीज़ स्कैफोल्डिंग की बात की थी। ठीक है, यानी पाड़। ये देखिए, किसी कार्य को करने में बालक की सहायता करना यानी पाड़ या फिर आधारभूत संरचना स्केल फोल्ड कहते हैं। ठीक है, यह अस्थायी होता है तथा धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जब बालक साइकिल सीखता है तो उसे पीछे से पकड़ने की आवश्यकता होती है, परंतु पूर्णतः सीखने पर पाड़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, और
परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, जो कि बिल्कुल सही है। जो विद्यालय जो होता है वो द्वितीयक कारक होता है, और परिवार जो होता है वो परिवार जो है समाजीकरण का प्रथम कारक होता है। जहाँ पर भी अगर समाजीकरण का पहला कारक पूछा जाए तो बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने फैमिली से सीखता है, ठीक है, और पास पड़ोस यानी नेबर से सीखता है, ठीक है। ये प्राथमिक कारक हो जाते हैं उसके समाजीकरण के, ठीक है। द्वितीय कारण होता है विद्यालय हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, वैसे सेकंड ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन सही है, लेकिन हम पढ़ लेते फिर भी। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक है, जो कि बिल्कुल गलत है। संपूर्ण समाजीकरण के प्रथम कारक है, और परिवार जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है, बिल्कुल गलत है। परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे परिवार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक हो जाएगा, और जो विद्यालय हो जाएगा वो समाजीकरण का द्वितीय कारक हो जाएगा। तो ये यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, ठीक है। विद्यालय जो है यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है, और परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है, तथा बच्चे परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वह बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक साधन होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अपने अध्यापकों के समीप होता है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नया ज्ञान जो है वो प्राप्त करता है। यहाँ पे तर्क वितर्क की क्षमता विकसित करता है विद्यालय में रहकर, ठीक है। विद्यालय में बच्चों का संपूर्ण मानसिक विकास होता है, ठीक है। लेकिन जो पहला जो उसका समाजीकरण होता है वो परिवार के द्वारा ही होता है। द्वितीयक जो होता है वो बाद में स्कूल जाता है ना, तो वो द्वितीयक हो जाता है, तो विद्यालय जो हो गया द्वितीयक हो जाता है, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो मेरे ख्याल से। आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। जो आयाम होते हैं, कह रहा है आयाम में बुद्धिमत्ता या फिर अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है। तीसरी क्या है, कह रहा है बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा क्या है ऑब्जेक्टिव्स है कि चौथा ऑप्शन ये है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो ये गलत है। सबसे मतलब अच्छा आंसर यही होगा कि बुद्धिमत्ता में विभिन्न दशाएं होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी दशाएं होती हैं, ठीक। यहाँ पे आंसर है, एक मिनट, देखिए क्या कह रहा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर क्या करता है, जोर देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हर एक इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता आदि में, ठीक है। यहाँ पर बहुबुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं, 8 प्रकार। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का 8 प्रकार बताए हुए हैं, जिसमें कि भाषागत पहला होता है, तार्किक गतीय बुद्धि होती है, दूसरा देशिक बुद्धि, चौथा है संगीतात्मक बुद्धि, पांचवा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है, चौथा है
अंत व्यक्तित्व बुद्धि और अंत व्यक्तित्व बुद्धि मतलब कि इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ठीक है। और प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन हम देखते क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास का कौन सा चरण दर्शाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोलरबर्ग ने जो था कोलरबर्ग जो थे वो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रथा पूर्व प्रथागत, और तीसरा है उत्तर प्रथागत, और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर ये देखिए किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास का प्रथागत चरण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। कोलरबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पहला क्या बताया था, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है वो 4 से 10 साल के लिए होती है। परंपरागत जो अवस्था होती है वो क्या होती है, 10 से 13 साल के लिए होती है। और उत्तर परंपरागत अवस्था जो होती है वो 13 से अधिक साल के लिए होती है, ठीक है। और कोलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप जो है अधिगम की प्रक्रिया किस पर महत्व देता है, मतलब ये कह रहा है कि किस पर महत्व देता है। तो लेव वाइगोस्की में यहाँ पे जैसे बताया गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या है, सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है गुणारोपण, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है संतुलीकरण, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और अधिगम जो उन्होंने कहा था कि वो उसमें सांस्कृतिक उपकरण बहुत महत्व देता है, ठीक है, जोर देता है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि मतलब कि बच्चे जो होते हैं हमारे जो हैं वो सामाजिक से क्रिया करके क्या करते हैं, वो अभिप्रेरण मतलब कि सीखते हैं, ठीक है, ज्ञान सीखते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, ठीक है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों का महत्व पर जोर देता है। किस पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखते हैं, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को ब्लैंक के रूप में वर्णित करते हैं क्या। जीन पियाजे ने ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, मनोवैज्ञानिक उपकरण, दूसरा क्या है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा क्या है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, और क्या है चौथा क्या है स्कीमा या मनोबद्ध। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, स्कीमा या मनोबद्ध होगा, ठीक है, कि संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कीमा या मनोबद्ध एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा एक तरह से मानसिक संक्रिया या संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित है,
ठीक है। जिन पियाजे जो है 1932 में क्या है में उन्होंने एक किताब लिखी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम में तार्किक पैटर्न होता है, ठीक है। निश्चित क्रम में एक तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, ठीक है। ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, दूसरा क्या है विचार या सोच में केंद्रीकरण, तीसरा क्या है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, चौथा क्या है संरक्षण तथा पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है विकास का मुख्य गुण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो वो होता है विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है, ठीक है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार सोच या केंद्रीकरण का मुख्य गुण क्या होता है, मुख्य गुण देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार या सोच में केंद्रीकरण जो होता है, केंद्रीकरण का मुख्य गुण होता है, ठीक है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। और यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होता है, क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देखता है, देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, विकास की दर, यहाँ पे विकास यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सब ये कह रहा है, ठीक है ना। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ठीक है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल से तो समझिए कि ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी के लिए समान होता नहीं, विकास किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है, ठीक। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकास बहुआयामी होता है, विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम, देखिए विकासात्मक जो परिवर्तन होता है हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है, जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर चलती है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ केंद्रों में यह बहुत तेजी से गति करता है, ठीक है, तथा कुछ केंद्रों में धीमी गति से वृद्धि करता है, ठीक। तो गाइज आज के लिए हम 10 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे बाल विकास के, ठीक है। और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू।